हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या। तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जिसमें जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उनका एक कॉमन आइडिया होता है, उनका कॉमन बिलीफ होता है, कॉमन प्रिंसिपल होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे लोगों का ग्रुप होती है जो कि मिल के इलेक्शंस करवाती हैं एंड उसके साथ साथ पावर जो है वो अपने पास ले लेती है, उसको होल्ड करती हैं एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी बनाती है। अब बात हम करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया था कि इलेक्शन करवाएं, पावर को होल्ड ऑन करें एंड गवर्नमेंट बनाए। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये जो है हमारी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है उठाते हैं एंड लोगों को ये बताते हैं कि अगर तो आपने हमें जिता दिया तो हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। जो पार्टीज़ होती है वो लोगों को कन्विंस करती है कि कैसे उनकी पार्टी जो है दूसरी पार्टी से ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेगी सब कुछ। एंड जो इसका लास्ट फंक्शन है वो ये है कि अगर ये पार्टी जीत जाती है, लोगों को कन्विंस करने के बाद जो है ये पार्टी जीत जाती है, तो जिन पॉलिसीज़ की, जिन प्रोग्राम्स की उन्होंने बात की थी उसमें से वो इम्प्लीमेंट भी कर देते। कुछ कर देते हैं, कुछ रह भी जाती है बट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब पार्ट्स क्या हैं एक तरीके से। सबसे पहले हमारे लीडर्स, यानी कि जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शंस में। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स, यानी कि जो उन्हीं के पार्टी में से बिलोंग करते हैं बट वो फ्रंट में नहीं आ पाते। एंड तीसरे होते हैं फॉलोअर्स, जो कि हम आपके जैसे होते हैं जो सिर्फ फैन बेस बनाते हैं। अब बात हम करते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक बार इनको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है। दूसरा है कि पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इन सब कोई पर्टिकुलर पॉलिसी या प्रोग्राम बनाने की वो हमें कन्विंस करते हैं कि अगर आपने हमें जिता दिया तो इन पॉलिसी प्रोग्राम्स पे हम काम करेंगे। एंड जब वो जीत जाती है तो फिर वो इनको इम्प्लीमेंट भी कर देती है। उसके साथ साथ जब वो जीत जाती हैं तो डिसीज़न लेने का काम भी तो फिर उनका ही होता है ना, क्योंकि लॉज वगैरह बनाने का एंड कोई डिसीज़न लेना है कंट्री के लिए तो वो सब काम पॉलिटिकल पार्टी करेंगी। गवर्नमेंट बनाना, उसको चलाना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। उसके साथ साथ अपोजिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसको अपोज करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा ना। इम्प्रूवमेंट के लिए क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है पार्टीज़ शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो लोग हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं वो हमें कैसे पता चलेगी। अब एक एक व्यक्ति के पास जाके बैठे ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ऐसे मुद्दे को उठाएगी जो कि उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड लोगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी इसी की है, इसी पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम की है, इसी पॉलिसी की है। उसके साथ साथ ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ है, वो सब बनाने का काम भी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है ना। अब बात करते हैं हम कि पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ डेमोक्रेसी दोनों ही इंटरलिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है हम कह सकते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब इसके काम हमने इतने सारे देखे, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो ये जो हमने 7-8 इनके काम देखे थे, फंक्शंस देखे थे, फिर ये कौन करेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बनाने का काम कौन करेगा, हमारे लिए डिसीज़न लेने का काम कौन करेगा, हमारे लिए वेलफेयर स्कीम बनाने का, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाने का एंड उसके साथ साथ किसी और पार्टी को जो है अपोज करने का काम कैसे होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है नेसेसरी तो हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ है कितनी। तो पार्टीज़ तो हमारे पास 750 से भी ज़्यादा है, मतलब 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हमारे पास रजिस्टर्ड है। हमारे पास मतलब इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया की, उसके पास 750 से ज़्यादा पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन उनमें से
बहुत कम पार्टीज ही ऐसी है जो कि इलेक्शंस में खड़ी होकर जीत पाई है एंड वो थोड़ी फेमस भी हो गई हैं। हम बहुत ही कम को जानते होंगे, इसके आधे के भी नहीं जानते होंगे, बट क्योंकि उनका जो रिकग्निशन है ना वो थोड़ा अच्छा है बाकी पार्टी से, तो इसलिए हम उनको जानते हैं क्योंकि वो थोड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से जो है सामने आती हैं। अब देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में किस किस तरीके के सिस्टम है। तो पहले हमारा वन पार्टी सिस्टम जो कि हमारे चाइना में चलता है। वन पार्टी सिस्टम मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है एंड इलेक्शन होंगे तो पता ही है यही जीतेगी। कैंडिडेट्स बदल सकते हैं बट पार्टी तो सेम ही रहेगी। और चाइना में वन पार्टी सिस्टम है एंड वहाँ पे कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। फिर है हमारा टू पार्टी सिस्टम। इसमें जो पावर है वो दो पार्टीज़ के बीच में जो है चेंज होती रहती है। ये हमें देखने को मिलता है हमारे यूएसए में एंड हमारे यूके में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। फिर होता है मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि हमारे इंडिया एंड फ्रांस में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी पार्टी जो है वो पावर के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहती, कम्पीट करती हैं एंड दो या दो से कुछ ज़्यादा पार्टी जो होती है उनको ही चांस मिल पाता है कि वो पावर में आए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें एंड उसके साथ साथ अगर वो जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट को रन करे। एंड हमारे यहाँ पे तो इतनी सारी पार्टीज़ है कि उन्हें अलायंस बना के जो है अपनी पार्टीज़ को चलाना पड़ता है। अलायंस मतलब जब दो तीन पार्टी जो है एक साथ आ जाती है तो उसे बोलते हैं अलायंस। एंड जब वो अलायंस जीत जाती है तो बनाती है कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि हमारी गठबंधन की सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट का एक बार मतलब बता देती हूँ। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हमारी एक से ज़्यादा पार्टी जो है मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो हैं वो एक साथ आती हैं एंड उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो अलायंस या फिर वो गवर्नमेंट जो है वो चल पाएगी। अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, किसी भी एक का डोमिनेंस नहीं होगा, मतलब कोई एक जो है दूसरे के ऊपर हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्डर वॉर्डर नहीं चलाएगा, सब जो है इक्वल होंगे। तो इस तरीके का कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों बहुत ज़रूरी है कोलिशन गवर्नमेंट में। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance. Okay, alliance and or a front। यानी कि जब हमने पढ़ा ना भी, तो जब हमारी बहुत सारी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लेती है, उसी ग्रुप को हम कहते हैं अलायंस या फिर हम कहते हैं फ्रंट। इसमें हमारे कुछ एग्जांपल भी हो सकते हैं। एनडीए हो गया हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए हो गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड हमारा लेफ्ट फ्रंट। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किस तरीके से बनती है। यानी कि हमने अभी देखा वन पार्टी सिस्टम होता है एंड टू पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो कैसे होता है, क्या मतलब ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये सूट कर रहा है, ठीक है इन्हें ये दे दो, या फिर यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम अच्छा है तो इन्हें ये दे दो। ऐसा नहीं होता है, लोग जो है वो खुद डिसाइड करते हैं। हिस्ट्री अगर हम हिस्ट्री में भी जाके देखें तो आईएनसी का तब वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ज़्यादा बोलबाला था, बट जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं उसके साथ साथ तो लोगों ने जो है ना खुद भी पॉलिटिक्स में खड़ा होना शुरू कर दिया है। लोगों ने खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी है एंड इसीलिए आज हमारे पास इतनी सारी पार्टीज़ है क्योंकि लोग जो है उनका पॉलिटिक्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे इतनी सारी पार्टीज़ हैं एंड इसलिए हमें अलायंस बना के कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। तो वो कंट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो लोगों पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना चाहते हैं या कितने एफिशिएंट तरीके से बनाना चाहते हैं, कितना अट्रैक्टेड है वो उसकी तरफ, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे हम इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है तो अब लोग जब अलग अलग तरह के किसी एक तरह के लोगों को हम जो है डोमिनेंस नहीं दे सकते, उनको जो है ऐसे फेवरेटिज़म नहीं कर सकते हैं ना वहाँ पे। तो इसीलिए हम जो है डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होने के साथ साथ मतलब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से हम जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अब बात हम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी होती है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो एक ऐसी बॉडी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है इलेक्शंस करवाने के लिए।
किसके लिए? इलेक्शंस करवाने के लिए, अब चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो चाहे वो स्टेट लेवल के हो। अब जिन पार्टीज़ को इतनी हमने देखा कि 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, बट सारी पार्टीज़ के पास सिंबल्स तो नहीं है ना, कुछ ही पार्टीज़ हैं जिन्हें सिंबल्स मिले हुए हैं एंड कुछ अदर फैसिलिटीज़ मिली हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सो ऐसी पार्टीज़ जिन्हें इस तरह की सिंबल्स एंड फैसिलिटीज़ मिली है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी की। तो स्टेट पार्टी मतलब जब स्टेट लेवल पे कोई पार्टी टोटल वोट्स में से जितने वोट्स लोगों ने दिए हैं उसका 6% अपने मतलब अपने हवाले रख लेती है, मतलब 6% जो है उन्हें मिले होते हैं टोटल वोट्स में से, उसके साथ साथ 2 सीट्स जो है उन्होंने जीती हुई है, तो तभी जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी। क्या होगी? रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी की, तो इसको नेशनल लेवल पे अज्यूम करते हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो कि सारे टोटल वोट्स में से 6% एंड उसके साथ साथ लोकसभा में 4 सीट्स जीत लेती है, तब वो हमारी एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बन जाती है। एवरी पार्ट इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि एवरी पार्टी तो जितनी भी पार्टीज हमारी कंट्री में बनी है उन सबको रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास। उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि हमारी ये पार्टी है, आप जो है इसको नोट डाउन कर लो अपने रजिस्टर में। इसको हमारी मतलब एक रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए अब हमारी पार्टी। हम रिकॉग्नाइज्ड नहीं तो कम से कम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो हो ही सकते हैं ना। अब जो हमारी इलेक्शन कमीशन है ईसी है, वो सारी पार्टीज़ को जो है इक्वली ट्रीट करते, किसी को बस कुछ ही पार्टीज़ ऐसी होती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती है, सिर्फ उनको जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है मिल जाती हैं, स्पेशल सिंबल्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। अब उन्हीं कुछ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें से कुछ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये हमारी सबसे पुरानी पार्टी है। कब बनी थी? 1885 में। एंड आईएनसी के बदले हम इसको जो है थोड़ा लोकल लैंग्वेज में अपनी कांग्रेस पार्टी कहते हैं। अब इंडिया की पॉलिटिक्स में हमारा जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आज़ादी से पहले देखें तो भी एंड आज़ादी के बाद देखें तो भी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा योगदान दिया है। अब बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी। ये हमारी 1980 में बनी थी एंड उससे पहले हमारी भारतीय जन संघ कहलाती थी। तो ये जो है हमारी कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि हिंदुत्व में ज़्यादा विश्वास रखती है। किसमें? हिंदुत्व में। उसके साथ साथ जो ये हमारी पार्टी है, तो इसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि जम्मू कश्मीर में या फिर हमारे कुछ और जो स्टेट्स थे, मतलब अब तो जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है, बट जब वो स्टेट था तो फिर तब उसको जो है कुछ स्पेशल तरीके का थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, है ना। हमसे थोड़ी अलग, हम जो वैसे स्टेट्स में रहते हैं, ये थोड़ा हमारा कॉन्ट्रोवर्जियल स्टेट है, तो उसकी वजह से इनको थोड़ी स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती थी। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े अलग थे, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग थी, तो उसकी वजह से तो जो हमारी बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी, इसको ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको जो है इक्वली रखना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो है आप भेदभाव में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, चाहते थे कि भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो रिलीजन पे हो, मतलब रिलीजन के बेस पे हो या फिर कास्ट के बेस पे हो, किसी भी बेस पे जो है हमारा भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे लोग जो हैं वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म तरीके से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी सोचती थी, मतलब सोचती है। अब बात करते हैं हम बीएसपी की, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की। तो ये हमारी बनी थी 1984 में और इसके लीडर कौन थे? काशी राम। ये भी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो है इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, यानी कि जो हमारे सोसाइटी के लोअर सेक्शन है, एससीज, एसटीज़, ओबीसीज़, हमारे आदिवासीज़, इन माइनॉरिटीज़ को, इन
मैं माइनॉरिटी वैसे नहीं कह रही हूँ, बट माना जाता था ना पहले, तो उसकी वजह से तो ये जो लोअर सेक्शन है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इनको सिक्योर करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी, जिससे कि उनको भी उनका हक मिले, उनको भी जो है पॉलिटिक्स में आने की पूरे अधिकार, पॉलिटिक्स में आने का पूरा अधिकार मिले। और ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, इन सब में जो है अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि CPIM। ये हमारी बनी थी 1964 में, एंड ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव रखती है। अब ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है? ये एक पूरी की पूरी थ्योरी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नहीं। उसके साथ साथ ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। और उसके साथ साथ इम्पेरियलिज्म, कम्युनलिज्म, इन सब को काफ़ी ज़्यादा अपोज भी करती है। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। यानी कि ये जो इलेक्शंस है, ये सोचती हैं, ये जो हमारी पार्टी है सोचती है कि जो इलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है हर एक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड ये हमारे कहाँ पे काम करिए? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, इन सब में हमें ये पार्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि CPI। ये हमारी बनी थी 1925 में, एंड ये भी हमारे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म वाली थ्योरी पे बेस्ड है। उसके साथ साथ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये सब हमारा कॉमन है CPIM से। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। अब ये वाली जो हमारी पार्टी थी, वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर, इन सब पे जो इन सब का इंटरेस्ट जो है ज़्यादा प्रमोट करती थी। एंड ये जो हमारी अभी कहाँ पे काम करी? केरला हो गया, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, यानी कि NCP की। ये हमारी बनी थी 1999 में, एंड कांग्रेस पार्टी का ही एक छोटा सा स्प्लिट है ये। उसके साथ साथ ही हमारे डेमोक्रेसी एंड गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इन सब को प्रमोट करती है। एंड ये हमारी कहाँ पे काम कर रही है? महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, असम, इन सब में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ की। Many parties in the country are classified as state parties by the Election Commission of India, also known as regional party। यानी कि बहुत सी पार्टी हमारी कंट्री में ऐसी है जिन्हें हमारी इलेक्शन कमीशन ने, इंडिया की इलेक्शन कमीशन ने जो है स्टेट पार्टीज़ के रूप में क्लासीफाई किया है। एंड इन्हीं स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं। अब इनमें से जिससे सारी पार्टीज तो नहीं जीत सकती ना, कुछ पार्टीज जो है ऐसी है जो थोड़ी पॉपुलैरिटी जिन्हें मिल गई है, पॉपुलर हो गई हैं, बट कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि अभी थोड़ा चल रही है, अभी पूरी फेमस नहीं हुई है, बट वो कोशिशें कर रही हैं। मेकिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब उनके अंदर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग। अब वो रिलीजन बेस्ड भी हो सकते हैं, एंड वो कास्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड इसकी वजह से हमारा पार्लियामेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि इंटरनल डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा लैक होता है हमारे इंडिया में। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब अगर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर हम कह सकते हैं अलायंस है, तो उसमें से कौन सा कैंडिडेट अब खड़ा होगा, तो उसके लिए जो हम थोड़े फेमस लीडर्स मतलब जो थोड़े फेमस कैंडिडेट्स होते हैं ना, तो वो जो है ये खुद डिसाइड कर लेते हैं। लोगों के वोट जो हैं वो मायने नहीं रखते। लोगों के मतलब जो अलायंस के अंदर लोग हैं, तो उनके वोट जो है मायने नहीं रखते हैं। वो सिर्फ जो थोड़े पॉपुलर होते हैं वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि इसको खड़ा कर देते हैं। तो ये जो है थोड़ा फ्लॉ है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का। फिर दूसरा है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि अगर मतलब एक फैमिली का व्यक्ति जो है अगर उसके पास सारी पावर है, तो उसके बाद जो है उसके बच्चों को या फिर उसके फैमिली वालों को, उसके रिश्तेदारों को जो है ये पावर नहीं मिलनी चाहिए। पावर उसी को मिलनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसी को जो हम बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि जब एक ही परिवार के लोग जो हैं वो पावर होल्ड करते रहते हैं।
नेक्स्ट है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। यानी कि इलेक्शंस के दौरान कुछ पार्टीज ऐसी भी होती है जो कि लोगों को जो है लालच दे के, पैसे दे के जो है वोट लेने की कोशिश करती है, मतलब पैसे से वोट खरीदने की कोशिश करती हैं, या फिर मसल पावर यूज़ करके, मतलब थोड़ा गुंडों वुंडों का यूज़ करके जो है ये अपने वोट्स जो है बढ़ाने की कोशिश करती हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोट्स। अब जैसे हमारा चाइना हो गया एंड हमारा यूएसए यूके हो गया, तो इन सब में वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम में तो सबसे ज़्यादा बुरा, मतलब मैं बुरी नहीं कह रही वहाँ की पार्टी को, बट मैं चॉइस के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे तो चॉइस ही नहीं है ना, बिल्कुल भी पता है एक ही पार्टी को वोट देनी है, एक ही पार्टी जीत जाएगी, बस कैंडिडेट ही तो बदल रहा है ना, लेकिन पार्टी तो वही रहेगी, लोग तो वही रहने हैं ना, तो इस वजह से। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, यानी कि पार्टीज़ में हम किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हमने फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है तो उसको सिर्फ एमपीज़ एंड एमएलएज जो है वो नहीं कर सकते, उसके लिए एमएलएज एंड एमपीज़ का तो होना ज़रूरी ही है, उसके साथ साथ जितने हमारे स्टेट्स प्रेजेंट है उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी हामी होनी चाहिए किसी भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए। तो इसकी वजह से जो है थोड़ा डोमिनेंस कम हो जाता है किसी एक का। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अभी हमने देखा था कि ये जो मनी वगैरह का खेल है, तो अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है, किसी भी कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एक एफिडेविट स्पेलिंग होती है ये एफिडेविट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब लिखा हुआ होता है। तो इस एफिडेविट की वजह से जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको पता चल जाता है कि जो हमारा कैंडिडेट है इसका क्या पूरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो चाहे वो अदर रिकॉर्ड्स हो। ऑर्डर पास्ड बाय द इलेक्शन कमीशन नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस तरीके की चीज़ें भी जो है फाइल करनी ज़रूरी है। इस तरीके की चीज़ें मतलब रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए कि उन्होंने मतलब ऐसे पैसे से वोट तो नहीं खरीदी है, एंड उनको जो है इक्वल पैसे देने चाहिए, उनको जो है इक्वल पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो फालतू पैसे यूज़ करके वोट ना खरीद सके। तो इसी को हम कहते हैं। कुछ और सजेशंस भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंजेस लाने के लिए, जैसे कि एक ऐसा लॉ बनाया जा सकता है जिसमें हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो करे। उसके साथ साथ हम जो है 1/3 जो टिकट्स हैं वो वुमेन को भी तो दे सकते हैं ना, जिससे कि उनका भी एम्पावरमेंट हो। एंड उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ तो चेंज आएगा। अभी वो बुरा आएगा कि अच्छा आएगा वो तो पता नहीं, बट कुछ तो आएगा, क्या पता अच्छा आ जाए। एंड स्टेट फंडिंग भी होनी चाहिए इलेक्शंस में, बट ऐसा जो है अभी तक ये सजेशंस एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर लोगों को जो है कोई अपनी बात मनवानी है तो वो एगिटेशन करके कोई भी एंड प्रेशर डाल के मतलब फोर्स करके जो है प्रेशर डाल के पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, तो वो जो है अपनी बात मनवा सकते हैं या फिर उनकी बात काट सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, ये जो पॉलिसी आई है, ये जो प्रोग्राम आया है, ये जो वेलफेयर स्कीम आई है, ये गलत है या फिर इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो आप जो है इसको मतलब इसको जो है बंद कर दे। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।